अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी में तौसीह के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें मुस्बत पेशरफ्त के साथ आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अमेरिकी मैगज़ीन ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ के दौरान मिलने वाले इशारे बताते हैं कि अमेरिका और ईरान किसी डील के करीब पहुँच चुके हैं और हालात एक बार फिर अमन मुआहदे के हक़ में बनते दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ने यह भी इंकशाफ किया है कि वाशिंगटन और तेहरान आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर इंतज़ाम या कंट्रोल के हवाले से भी मुआहदे के करीब हैं। यही बात आज तुर्क न्यूज़ एजेंसी एनादोलो की वेबसाइट पर भी मौजूद है। एनादोलो के मुताबिक अमरीकी और ईरान इस्लामाबाद MOU के तहत जंगबंदी में तौसीह पर मुत्तफ़क़ हो गए हैं। दोनों फरीक़ैन ने सालिसों को डेडलाइन में तौसीह के लिए अपनी रजामंदी से आगाह भी कर दिया है और तौसीह की मुद्दत के लिए पैगामात का तबादला भी कर रहे हैं। ये जो सारी अपडेट्स हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं नाज़रीन, ये कैसे वक्त में सामने आ रही हैं जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के गैर मामूली दौरे पर तेहरान में मसरूफ़ हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ईरान के सदर उनसे मुलाकात की है, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का अहम पैगाम भी पहुँचाया है। लेकिन इन खुशाइंद खबरों के साथ साथ ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई, उनका यह बयान भी सामने आया है कि ईरानी शराइत तस्लीम न करने तक आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। असन आलमी मीडिया और थिंक टैंक्स इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ को ईरान का ख़तरनाक तरीन हथियार करार दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ईरान के हाथों में यह हथियार रहने दिया जाएगा या क्या हथियार के होते हुए पायदार अमन के लिए मुआहदे की जानिब बढ़ा जा सकता है? ये सारे सवाल, इनके जवाब जानने के लिए हम राबिता कर रहे हैं। हमने सहमत दी है एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब को, साबिक चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी रहे हैं, इस वक्त मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सर, बहुत सारे सवालात जब भी हम बात करते हैं ईरान अमेरिका मुआहदे को लेकर, अभी आलमी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की इलाकाई शराकत दारी की जो कोशिशें हैं उनसे बात बनती हुई दिखाई दे रही है। जंगबंदी में तौसीह के हवाले से बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सर ये खबरें गुज़श्ता कुछ महीनों से आ रही हैं, अब की दफ़ा इनमें कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। सर देखिए, जितने भी जो इस जंग के शरीक हैं, खासतौर पे इजराइल, अमेरिका और ईरान, अब वो ये तीनों मुमालिक अब थक चुके हैं और चाहते हैं कि किसी तरीके से ये जंग जो है अब ख़त्म हो। लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों जो हैं वो अपने अपने लोगों के प्रेशर की वजह से ये चाहते हैं कि ये जंग इस तरीके से ख़त्म हो कि वो अपने अपने लोगों को ये बता सकें कि वो ये जंग जीत चुके हैं। और इस्लामाबाद MOU की यही खूबसूरती थी कि उसने दोनों पार्टीज को एक इस तरह का मुआहदा दिया था जिससे दोनों पार्टीज कह सकती थी कि उन्होंने कुछ ना कुछ इस मुआहदे से हासिल किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बुल इन द चाइना शॉप है इजराइल, उसकी इंसिस्टेंस के ऊपर जो है अमेरिका इस मुआहदे से पहले फिर गया और फिर उसने इस इलाके में दोबारा जंग शुरू कर दी। लेकिन अब उसको ये एहसास हो रहा है और उसके मेरे ख्याल कमांडर्स ने भी उसको बता दिया है कि वो जिस तरीके से अमेरिका ये जंग लड़ रहा है उस तरीके से ये कभी भी वो ये जंग जीत नहीं सकता। दूसरा ये है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इकोनॉमिकली, और वो ये चाहते हैं कि अब अमेरिका और इजराइल जो है इस इलाके में अपनी दखल अंदाजी बंद करें और ये इलाका वापस नॉर्मलसी की तरफ आए। ठीक, इन सब चीजों को आसमा ईरान बड़े अच्छे तरीके से रीड कर रहा है। और ऑल्दो जंग के शुरू में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन अब उसको क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका ने अपनी इज्जत की वजह बना लिया है, सो इसलिए ईरान जो है अब फुट ड्रैगिंग कर रहा है। मैं सर इसी तरफ आना चाह रही थी कि जंग बंदी में अगर तौसीह होती है तो उसके बाद जाहिर है सर असल मंजिल जो है वो तो पायदार हल की तलाश है ना। तो क्या इस हल की राह में अब तक जो सबसे बड़ी रुकावट रही है एटमी प्रोग्राम नहीं था, वो आबनाए हुर्मुज़ था, तो क्या अभी भी उसको हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो ट्रबल क्रिएट कर सकता है ये सारा मामला दोबारा से? सर देखिए, अगर आप इस्लामाबाद MOU आसमा उसको गौर से हम पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि जो क्लॉज 5 है वो एग्जैक्टली यही बात कर रहा है जिसके ऊपर अब सारे मुमालिक काम कर रहे हैं। वो कहता है यानी कि क्लॉज 5 के तहत
जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ट्रैफिक को बहाल करना ईरान की जिम्मेदारी थी विद इन 30 डेज, एंड विद इन 60 डेज उसने इस इलाके के ममालिक खासतौर ओमान के साथ मिलके उसने एक ऐसा लहे अमल तैयार करना था जिसपे सारे ममालिक सेटिस्फाइड। ये और अब देखें, जब अमेरिका बीच में पड़ा और थर्ड फेज ऑफ वॉर हुई तो आपने उसके अंदर देखा कि ये जो चीज हो रही थी इस्लामाबाद एमओयू के हिसाब से वो नहीं हो सकी, और आज सारे ममालिक वही चीज कर रहे हैं। अब ये जो 6 नुकात ईरान ने दिए हैं जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से अप्रूव होके अमेरिका को भेजे गए, उनमें से 5 नुकात तो एग्जैक्टली वही हैं जो इस्लामाबाद एमओयू में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। सिर्फ एक नुक्ते का एडिशन किया गया है कि ईरान ने कहा है कि जी के अब सिर्फ ईरान थिएटर के अंदर जंग बंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर वो थिएटर जो इस जंग से मुंसलिक है और इस जंग को फैलाने के लिए खोला गया था उसको भी बंद होना चाहिए। मीनिंग देयर बाय कि लेबनान में भी जंग बंद होनी चाहिए, गाजा में भी जंग बंद होनी चाहिए, या यमनीस के साथ भी जंग बंद होनी चाहिए, और इराकी मिलिशिया के ऊपर भी अटैक्स नहीं होने चाहिए। सो ये जो चीजें हैं ये अब अपने लॉजिकल जिसको कहते हैं ना डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच रही हैं, और यही सबसे मुश्किल काम है इस वक्त सालिसों का कि किस तरह सेना इन तीनों ममालिक को, बल्कि मैं कहूंगा 2 ममालिक को, अमेरिका और ईरान को एक ऐसे मुआहदे की तरफ लाया जाए कि इस्लामाबाद एमओयू की तरह एक इमीडिएट सोल्यूशन हो जाए, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए और ब्लॉकेड खत्म हो जाए, और फिर कोई एक टाइम दिया जाए 30 डेज या 60 डेज जिसके अंदर एक तवीलुल मुद्दती मुआहदा हो, और जिस तरह उसका क्लॉज 14 था उस मुआहदे को फिर यूनाइटेड नेशन से सेंक्टिफाई भी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर उसके बाद इस मुआहदे पर अमल दरामद जो है ना ये सालिसों के बस की बात नहीं रहेगी। उसके लिए जरूरी है कि जो बिग पावर्स हैं लाइक अमेरिका, रशिया और चाइना, वो भी बीच में आए और गारंटी लेंगे, गारंटर्स का होना जरूरी है। लेकिन सर ये आबनाए हुर्मुज़ वाले मामले पर इसकी गारंटी कौन देगा कि ये कोई फीस या टोल टैक्स जो है वो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 5 से 7% इस पर टोल टैक्स होगा। इस पर बरतानिया और यूरोप को भी ज़ाहिर शदीद एतराज़ है, बरतानिया इसे बहरी कज़ाकी करार दे रहा है। तो क्या ये एतराज़ किसी मुमकिन मुआहदे की राह में बहाल हो सकते हैं? क्वेश्चन फिर वही है आबनाए हुर्मुज़ को लेकर कि अगर पूरी तरह से वो कंट्रोल में नहीं भी रखता है ईरान, तो पाकिस्तान ने इंकलाब ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि टोल टैक्स तो लिया जाएगा, गुज़रगाह की जाएगी तो उस पर पैसे तो बनेंगे, वो तो लिए जाएंगे। आसमा, मेरे ख्याल जो ओमान ने सोल्यूशन दिया है वो काफी वर्केबल सोल्यूशन है। अच्छा। ऑल्दो के स्टेट लेवल के ऊपर तो कोई चीज बाहर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से खबरें बाहर निकली हैं ओमान ने ये सोल्यूशन दिया है कि आप जो भी पैसे कार्गो शिप से चार्ज करना चाहते हैं उसको टोल टैक्स का नाम ना दें, उसको एक वॉलंटरी फंड या वॉलंटरी टैक्स का नाम दे दें। जो शिप्स देना चाहती हैं वो दे दें। अच्छा। जो शिप्स नहीं देना चाहती उन शिप्स की जगह जो है ये जो गल्फ कंट्रीज हैं ये पैसे इकट्ठे करके ईरान को दे देंगी, क्योंकि ईरान बेसिकली टोल टैक्स लगाना चाह रहे हैं अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए। वो नुकसान जो इस जंग में तो हुआ सर बस मुख्तसरन सर मेरे पास वक्त क्योंकि खत्म हो गया, अमेरिका के लिए काबिल कबूल होगा कि ये फीस वाली बात, टोल टैक्स वाली बात वो मान ले? सर मेरे ख्याल में अमेरिका को मान जाना चाहिए। ये मुश्किल मरहला है लेकिन मान जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा फिर और कोई तरीका नहीं है। ठीक टोल का तो जब टोल का नाम इस्तेमाल नहीं होगा तो मेरा ख्याल बहुत सारी सेंसिटिविटीज जो हैं जो हर मुल्क के अंदर रेज हुई भी हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। और देखिए ना, इस्लामाबाद एमओयू के तहत $300 बिलियन का एक फंड भी तो जनरेट होना था ना ईरान की रीबिल्डिंग के लिए। तो उसी फंड का एक हिस्सा इस वॉलंटरी टोल को भी बनाया जा सकता है, वॉलंटरी फी को भी बनाया जाता है। टोल का नाम नहीं लेते आसमान, ताकि लोग जो है ना उसको गलत माने में ना लें। ठीक हो गया। ईरान की मदद के लिए जो एक फंड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इसको उस मद में भी कंसिडर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद अमन साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, साबिक चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी रहे हैं, हमें अपना वक्त दे रहे थे, हमसे अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ये किसका पॉलिटिकल विजडम है कि एजुकेशन गवर्नेंस जो है
वो तबाह हो चुकी है सिंध के अंदर। कराची की बात कर लेते हैं। टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ 7% गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे दाखिला ले सकें। आदमजी कॉलेज में 28 और डीजे कॉलेज में सरकारी स्कूलों के सिर्फ 44 बच्चों को दाखिला मिला है। सर, इसका क्रेडिट किसको देना है, ये बता दें। देखिए, सिंध का जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत इम्प्रूव किया है पिछले चंद सालों में। सर मैंने अभी अर्ज तो कर दिया कितना इम्प्रूव किया है। 7% गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को दाखिला मिला है, जो टॉप के कॉलेजेस हैं वहाँ के। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही होंगी अपनी जगह पे। आई एम श्योर यू आर स्पीकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसके काफ़ी वजूहात होते हैं। आई फील के पीपल हु गो टू गवर्नमेंट स्कूल्स मे बी उनके फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी होती है कि पढ़ाई पे कम तवज्जो दे सकते होंगे और दीगर जो दुनियावी चीज़ें होती हैं उन पे उनका ज़्यादा फोकस होता होगा। तो ऐसे आई डोंट वांट टू स्पेक्युलेट, बट there's plenty of reasons। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों से बच्चे पढ़कर हार्वर्ड भी गए हैं और सिंध के गवर्नमेंट के स्कूलों से। बट अगेन, आप क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे गुफ्तगू कर रही हैं तो बिल्कुल आप दुरुस्त होंगी अपनी जगह के परसेंटेज वाइज कम बच्चे हैं ऐसे जो गवर्नमेंट स्कूल से आला तालीम हासिल करने जाते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। इट कुड बी देयर इंटरेस्ट इन स्टडीज, इट कुड बी अदर फाइनेंशियल सिचुएशन। बट चले, लेकिन नादिर साहब ये तो माने ना कि उन बच्चों की फाइनेंशियल जो भी हालात हैं उनको भी तो वहाँ की हुकूमत में सही करना है ना। अगर एक बच्चा अपने फाइनेंशियल हालात की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, मेरिट पर भी है, पढ़ना भी चाहता है, तो इस पर भी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना सर। जी बिल्कुल, बिलावल साहब तो एक दफ़ा नहीं 10वीं दफ़ा उन्होंने कहा है कि रियासत जो होती है वो माँ होती है। गवर्नमेंट का ही बुनियादी जिम्मेदारी होता है कि अपने आवाम की फलाह और बहबूद के लिए इकदाम उठाए। और इंशाल्लाह एक बहुत गुड न्यूज़ आने वाली है सून। यूथ कार्ड हम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए स्टाइपेंड्स और वोकेशनल ट्रेनिंग और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि मैं अभी इस वक्त आपके शो पे नहीं बताऊंगा बिकॉज बिलावल साहब खुद इसको अनाउंस करेंगे आने वाले चंद दिनों में ही, बल्कि इसी मंथ के एंड में प्रॉब्ली। तो दैट विल बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द यूथ ऑफ सिंध। जाते जाते आप जो हैं सिंध की यूथ पर बिलाखिर आ ही गए हैं, जिनको दाखिले नहीं मिल रहे हैं, जिनके पेपर्स अच्छे देने के बावजूद उनको मेरिट पे पास नहीं किया जा रहा है, एहतजाज भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन ज़ाहिर है आपने जो फरमाया है वो नाज़रीन ने भी सुन लिया। फैसला नाज़रीन पे छोड़ते हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नादिर कबूल साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे। हम एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम कुछ बात करेंगे रावलपिंडी में पीटीआई के कारकुन मोहम्मद हुसैन की हलाकत के हवाले से, जिस पर आज वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा ये कि एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन ने बगैर किसी डर के सीधे फायर किए, जिससे सिक्योरिटी फोर्स का जवान ज़ख्मी हुआ। तलाल चौधरी साहब का कहना यह भी था कि पीटीआई क़यादत ये कहकर बरीज़िम्मा नहीं हो सकती कि उनका वर्कर से कोई ताल्लुक़ नहीं या उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। अगर दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था तो उसने अपने घर वालों पर हमला क्यों नहीं किया। तलाल चौधरी का कहना था कि ये कारकुन खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रहता रहा है, पार्टी क़यादत से भी मिलता रहा है, इस शख्स ने पार्टी का झंडा अपने साथ रखा हुआ था। और नाज़रीन, सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा कि जिसमें ये फोर्सेस पर हमले कर रहा है। आप इस कारकुन को मुजाहरों में फ्रंट लाइन पर क्यों रखते हैं, उन्होंने ये पीटीआई से सवाल किया। और पीटीआई के वज़ीर इत्तला शफी जान साहब का इस हवाले से कहना था कि मोहम्मद हुसैन हमारा कारकुन ज़रूर था लेकिन उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। सियासी बयानबाजियों से हटकर पुलिस अब तक क्या तफ्तीश कर पाई है, मुकदमा दर्ज हुआ है तो किस तहत और किस किस के खिलाफ दर्ज हुआ है, ये जानने के लिए हमने ज़हमत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी GTV की इस्लामाबाद की क्राइम रिपोर्टर आसिया कौसर साहिबा। आसिया, बहुत शुक्रिया। दिन भर इतने हेक्टिक जगहों पर जाने के बाद और इतने हेक्टिक उसमें रिपोर्टिंग करने के बावजूद आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ये बताइएगा कि ये जो सारा वाक़या हुआ है इसमें अभी तक तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, किस दफ़ा के तहत हुआ, किसके खिलाफ हुआ? देखिए, इसके ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है और रावलपिंडी में CTD की जानिब से ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। अगर हम बात करें रावलपिंडी पुलिस की तो उनकी जानिब से जो है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चूँकि CTD ने ये मुकदमा दर्ज किया तो आगे तहकीक और तफ्तीश भी जो है वो CTD ही करेगी। अब जैसे कि ये बताया जा रहा है, जिस तरह से इस इंसिडेंट को बताया गया कि एक बंदा KP हाउस में भी रहता रहा और वहाँ से वो निकला, डेफिनेटली वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए अपनी उस मंजिल पर पहुँचा जहाँ पर उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है वो हमला किया। और कहा यह जा रहा है कि तखरीबकार था और धरनों में भी इसको इससे कबल देखा जाता रहा। तो अगर आपने इसको धरनों में भी फोर्सेस के ऊपर हमला करते हुए देखा था, ऑलरेडी निशानदेही जब मौजूद थी, तो ऐसा शख्स, सवाल ये पैदा होता है कि
पुलिस क्या कर रही थी, हमारे इदारे क्या कर रहे वहाँ थे, कैसे पहुंचा? वहाँ कैसे पहुंचा। इससे कबल आपने इस्लामाबाद की भी सूरत हाल देखी होगी कि इस्लामाबाद के अंदर 2 मेजर ब्लास्ट हुए और बड़ी तादाद में जो है वो लोग उसमें हलाक हुए, और दंदनाते हुए एक जब ये इमाम बारगाह वाला जो इशू था वहाँ पर जो सबके हुआ, सामने, तो वो सिक्योरिटी के लूप होल्स जो हैं वो आपके सामने थे कि वहाँ पर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस मौजूद नहीं थी। फिर वो वहाँ से घूमते हुए पैदल जाकर उसने पहले गार्ड को मारा और फिर अंदर जाकर इमाम बारगाह के अंदर उसने खुद को ब्लास्ट किया, और इतने लोग जो है वहाँ इमाम बारगाह के अंदर हमारे जो है शहीद हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमेशा हमारी यही रूटीन रही है, चाहे किसी भी इंसिडेंट को आप उठाकर देखें। मामला यहाँ पर ये नहीं है कि ये पीटीआई का कारकुन है, ये नून लीग का है, या पीपल्स पार्टी का कारकुन है। अगर कोई तखरीबकार है और वो शहर में इस तरह से दंदनाते हुए फिर रहा है और वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, जो उसका हदफ होता है वहां वो पहुंच जाता है, अटैक भी कर लेता है, उसके बाद अचानक से आपको याद आती है, फिर आप उसकी हिस्ट्री भी निकाल लेते हैं, फिर आप उसके ताल्लुकात भी निकाल लेते हैं, फिर पुरानी फुटेजेस भी सामने आ जाती हैं, फिर आपको ये भी पता चल जाता है कि इससे कबल भी ये इस तरह के जो है वो इंसिडेंट कर चुका है, इस तरह की हरकत कर चुका है, इस तरह से फोर्सेस के ऊपर हमला कर चुका है, और नुमाया शख्सियत, ऐसा भी नहीं है ना खुद। ये आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इसलिए भी है कि जगह जगह मैं और आप भी जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, इनफैक्ट पिंडी से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पिंडी, जुड़वा शहरों की अगर सिर्फ हम बात करें, कितनी जगहों पर नाके होते हैं, कितनी जगहों पर हमारी गाड़ियाँ चेक की जाती हैं, हमें रोका जाता है। तो ये बिल्कुल आप कह रही हैं कि ये कमर काबिल गौर है कि ये शख्स वहाँ कैसे पहुँच गया। और मौजूदा सूरत हाल अगर आप देखेंगी तो इस्लामाबाद के अंदर आपको पंजाब पुलिस के एहलकार मुख्तलिफ नाकों बिल्कुल तैनात मिलेंगे। इस्लामाबाद पुलिस कश्मीर में, पंजाब पुलिस इस्लामाबाद में, और दोनों शहरों की सूरत हाल आपके सामने है। इस्लामाबाद में दिन ब दिन जो है वो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। आए रोज अभी हम 2 दिन कबल की जो पहले हम कराची में सुनते बिल्कुल 2 दिन कबल एक जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक तालिबे इल्म था, पार के दौरान जो है वो उसको स्नैचिंग के दौरान जो है वो फायर मार के हलाक कर दिया गया। लेकिन आप देखें आपने उस पर कोई एक्शन नहीं देखा होगा, जब तक कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं होता, जब तक कोई ये तो चले बहुत हाई प्रोफाइल केस है ना, तो इसमें अभी तक क्या पता कर पाई है पुलिस? मोबाइल मिला है, चीज़ें मिली हैं, दीगर सामान मिला है, किस किस से शख्स राबिते में था, कुछ पता चल पाया? और ये जो पीटीआई का कहना है कि ये ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं था, तो क्या पुलिस मुलजिम के किसी मेडिकल रिकॉर्ड को हासिल करने में कामयाब हो पाई है? कोई इसकी फैमिली से पता चला हो? आपके पास क्या अभी तक? फिलहाल तो जो है वो पुलिस कोई मेडिकल का रिकॉर्ड जो है वो पुलिस के पास जो है वो अभी तक नहीं पहुंचा। अच्छा, हाँ, ज़राए के मुताबिक ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ये मुसलसल अपनी जिस सियासी जमात से इसका ताल्लुक बताया जा रहा है पीटीआई के साथ था, तो वहाँ अपनी सियासी जमात के जो इनके बाकी कारकुन हैं, जो लीडर्स हैं, ये कहा जा रहा है कि उनके साथ ये मुसलसल राब्ते में मौजूद था। और इस बात को भी साथ में ये भी कहा गया कि इस बात को ज़ाहिर है इस तरह नहीं किया जा सकता कि अगर कोई ज़हनी माजूर है या किसी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो इट डजंट मीन कि वो जाके सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है वो हमला कर देगा। अगर उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था तो उसने अपनी सियासी जमात के ऊपर किसी कारकुन के ऊपर, किसी रहनुमा के ऊपर क्यों हमला नहीं किया? चलें फैमिली आपको एक साइड पे आप कर देंगे, चले फैमिली पे आपने हमला नहीं किया, आपने अपनी सियासी जमात के किसी लीडर के ऊपर जाकर हमला क्यों नहीं किया? आपने जाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला क्यों किया? बाकायदा तौर पर, यकीनी तौर पर ये एक प्लानिंग के तहत जो है वो ये सारा मैटर हुआ होगा, कोई उसको किसी ने गाइड किया होगा, कोई प्रॉपर एक हदफ दिया गया और उस हदफ पर पहुंचकर जब उसने कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं अभी तक ताहाल जो है वो और गिरफ्तारियां नहीं हुई। अलबत्ता सीटीडी जो है वो इस मामले को डायरेक्ट देख रही है और मुकदमा जो है वो कहा जा रहा है कि दर्ज किया जा चुका है, लेकिन ताहाल जो है वो एफआईआर बंद रखी गई है, यानी कि एफआईआर अभी ओपन नहीं की गई कि उसको पब्लिकली जो है वो सबको दिखाया जाए। लेकिन एफआईआर जो है वो दर्ज होगी है, यकीनी तौर पर उसमें 780A की दफात जो है वो शामिल होंगी, दीगर दफात भी उसके अंदर। लेकिन पीटीआई ये कह रही है कि इस पे जुडिशियल तहकीकात होनी चाहिए, तो कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ है, हो सकता है? बारे में बताइए। देखिए, जो पीटीआई के कंसर्न्स हैं, पीटीआई अपनी जगह शायद ठीक है और यकीनी तौर पर पीटीआई जो है वो उस तरफ जाएगी भी कि इसकी जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि अगर हम भुट्टो साहब का भी देखें तो कई दहाइयाँ गुजरने के बाद ये फैसला अदालतों की जानिब से दिया गया कि भुट्टो साहब का जो है वो जुडिशियल मर्डर था। तो अभी तो मेरे ख्याल से अगर ये जुडिशियल मर्डर भी था या इनके साथ कोई, अगर हम मोहम्मद हुसैन के साथ बात की जाए कि कोई अगर ज्यादती भी हुई है तो उसको भी साबित होते होते कई दहाइयाँ जो हैं वो लगेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस पर जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो हो सकती है या उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट इस हवाले से कोई। अच्छा आसिया, जैसे मैंने पहले आपके इंट्रो में कहा कि आप सारा दिन मौजूद होती हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों पर, वहाँ से रिपोर्ट कर रही होती हैं, ज़रा ट्रैवल भी आप कर रही होती हैं। अभी जब हम सिक्योरिटी के मसाइल के हवाले से बात करते हैं तो आपको इंतज़ामात कैसे दिखाई देते हैं? कितनी सख्त है सिक्योरिटी, ख़ासतौर पर ऐसे हालात में जब इस तरह के वाक़यात दहशतगर्दी के भी हो रहे हैं, रज़नी के भी हो रहे हैं, स्नैचिंग के भी हो रहे हैं और मज़ामत पर लोगों को मर्डर भी किया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर?
कैसी सिक्योरिटी है? इस्लामाबाद की अगर मैं सिक्योरिटी की आपको बात बताऊं तो इस्लामाबाद में जगह जगह नाकेबंदी की गई है, लेकिन वो नाकाबंदी जो है वो सिर्फ आम शहरियों को परेशान करने के लिए की गई। कभी आपने ये देखा हो कि किसी नाके के ऊपर आपको कोई दहशतगर्द पकड़ा गया हो? इस्लामाबाद पूरा जो है वो ऑलमोस्ट पूरे इस्लामाबाद को जो है वो सेफ सिटी कवर करता है। कभी आपने ये नोटिस किया हो कि कबल अज वक्त कोई दहशतगर्द, सेफ कोई सिटी के तहत कोई ऐसा बंदा जो क्रिमिनल है सेफ सिटी कैमरों से पकड़ा गया हो या उन नाकों से पकड़ा गया हो? ये बिल्कुल मेरे ख्याल से हेल्पफुल नहीं है। आम असल में प्रायोरिटीज की बात है। इस टाइम जो हमारा सेटअप चल रहा है, अगर हम इस्लामाबाद पुलिस की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, प्रायोरिटीज ही नहीं है। शहर आप महफूज कैसे बनाएंगे? इस्लामाबाद की अगर हम बात करेंगे तो इस्लामाबाद के अंदर जब नफरी पूरी नहीं है, आप इस वक्त जाकर इस्लामाबाद के थानों की सूरत हाल देखें तो इस्लामाबाद का 1500 एहलकार जो है वो इस वक्त रावलाकोट के अंदर स्टक हुआ है। बाकी जो एहलकार थे आपके जो अच्छे अच्छे तफ्तीशी थे उन सारों को उठाकर BYD एक नई सर्विस जो है वो शुरू की गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपने वहां पर मुंतकिल कर दी है। आपके थानों के अंदर तफ्तीशी मौजूद नहीं है जो केस को तफ्तीश करेंगे। इस्लामाबाद की सिचुएशन की, और अगर कैपिटल की सिचुएशन ये है तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि दीगर शहरों की और रावलपिंडी की सिचुएशन इस टाइम पर जो है वो क्या हो सकती है। मेरे ख्याल से इस टाइम हमारी जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ अल्लाह के आसरे पे, अगर आप कहें कि इस्लामाबाद पुलिस या रावलपिंडी पुलिस जो है वो शहर को महफूज कर सकती है, तो मेरा नहीं ख्याल इसी इस्लामाबाद पुलिस के होते हुए इसी टेन्योर में 2 आपके मेजर ब्लास्ट हुए हैं, बेतहाशा जो है वो इस्लामाबाद के अंदर मर्डर्स हुए हैं, टिकटॉकर्स को मारा गया है। आम जो मतलब जिन लोगों ने मुल्क का मुस्तकबिल बनना है, जो पढ़ लिख कर जिन्होंने आगे जाकर किसी सीट पर बैठना है, जिसने शायद कल आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। और मैं देखिए थोड़ा सा इसमें ऐड कर देती हूँ कि मैं जब इतना अरसा कराची रही तो आजकल मुझे वही फीलिंग्स आती हैं इस्लामाबाद की सड़कों पर जाते हुए, गाड़ी लॉक है नहीं है, कोई कीमती ज़्यादा चीज़ पास मौजूद ना हो, वही फीलिंग्स जो आपको कराची में आती थी, स्नैचिंग का डर हो, वो सारा तो आजकल मुझे भी ये महसूस हो रहा है। और आपने ये जो कहा ना कि अल्लाह के सहारे पर इस्लामाबाद चल रहा है, तो बस यही कहते हैं कि अल्लाह खैर करे। इसी के साथ मुझे आपको शुक्रिया कहना है। आसिया कौसर, बहुत शुक्रिया हमारी क्राइम रिपोर्ट GTV के लिए। आसिया कौसर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और रावलपिंडी में PTI के कारकुन मोहम्मद हुसैन की जो हलाकत है और जो इल्ज़ामात उनके ऊपर हैं, जिस तरह से तलाल चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस किया, उस हवाले से मैं बता रही थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर मिलिए हमसे।